दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से जुडिशरी से रिलेटेड और कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इसमें जो टसल चल रहा है उससे रिलेटेड हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। और इस वर्ष का तो पूरा ही हॉट टॉपिक आप कह सकते हैं कि रहने वाला है जुडिशरी। ठीक है, मेंस में भी आप इससे प्रश्न देख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जैसे जुडिशरी ओवर रीच जिसे कहा जा सकता है, ठीक ना। यानी जब आप मेंस का टॉपिक लिख रहे होंगे तो उसमें ओवररीच का शब्द आता है, तो वहाँ पे आप यहाँ इसको कंसर्न कर सकते हैं। इवन जो कार्यपालिका है वो उसका जो तर्क है वह उसमें डाल सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं ये सारी चीज़ों को। इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, क्यों ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जैसे यह मामला चूंकि कार्यपालिका का तो पहले से ही खटक रहा था 2014-15 के बाद से ही। क्योंकि कार्यपालिका जब एनजेएसी लाई हुई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाई हुई थी न्यायपालिका की नियुक्ति के लिए, मन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, तो उसमें क्या किया, 2015 में न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द घोषित कर दिया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित होने, अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा बताया कि वह जो संविधान के जो मौलिक ढांचा है उसके खिलाफ है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसलिए इसने उसको करके क्या किया, खारिज कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्यपालिका का भी रोल होता था। अब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, आपको पता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो स्वयं न्यायपालिका के द्वारा बनाया गया एक मैकेनिज्म है, यानी जिसे स्वयं न्यायपालिका ने बनाया है, सृजित किया है। अलग अलग जो केस आए थे, अलग अलग जो मामले हैं उसके अनुसार उसको जो है न्यायपालिका के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन ये जो मामला फिर जो है शुरू हुआ है, यह शुरू हुआ है, जैसे आपने देखा होगा, केंद्र राज्य संबंध का एक टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक, वो भी है गवर्नर वाला। तो गवर्नर, चूंकि गवर्नर के पास विवेकाधीन भी शक्ति होती है, आपको पता भी है। तो यहाँ और यहाँ से विवेकाधीन शक्ति से प्रश्न यूपीएससी ऑलरेडी पहले पूछ चुका है। ठीक, तो विवेकाधीन शक्ति के अनुसार गवर्नर क्या करते हैं, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं। ठीक है, ये उनके पास विवेकाधीन जो शक्ति, विवेकाधीन शक्ति उसको उनको दी गई है, किनको, राज्यपाल को। लेकिन यह विवेकाधीन शक्ति जो है राष्ट्रपति है उनको नहीं दी गई है, प्रेसिडेंट को नहीं है। ठीक है, अब इसी के चलते क्या होता है, बहुत सारे ऐसे, और चूंकि दूसरा पॉइंट ये आप देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि जो विधेयक पे सहमति या असहमति देना होता है, या सहमति देना या सहमति न देना, संविधान में केवल एज सुन एज लिख दिया गया है, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। यानी मूल संविधान में अभी जो है कार्यपालिका ने भी, कार्यपालिका संशोधन कहाँ से करती है, आपको पता ही है कि जो लॉ मेकिंग होता है कहाँ होता है, संसद में होता है। ठीक है, यानी जहाँ पे विधान बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे 3 अंग आप देख रहे होंगे, पढ़े होंगे, जो जैसे कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, विधायिका। तो विधायिका का काम ही है जो विधायी जो चीजें हैं उसको बनाना, सृजित करना। तो विधायिका ने अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है सुनवाई किया था। अब क्या मामला था, मामला ये था कि चूंकि संविधान में कहीं भी किसी विधेयक पे सहमति देना या ना देना, इसका टाइम फ्रेम निश्चित नहीं है। इसके कारण जो है अधिकतर राज्यों के राज्यपाल में भी उस राज्य के राज्यपाल जहाँ पे केंद्र की सरकार नहीं है, मतलब ये नहीं कि ये आज से चल रहा है, बहुत पहले से, जब से यह मुद्दा सृजन हुआ है तब से ही, यानी आज़ादी के बाद से ही ये शुरू हो गया था, ऐसा चीज़ है। ठीक है, इवन कांग्रेस की बहुत सारी सरकारें थी, बहुत जगह जो राज्यों में सरकारें थी, और जनता पार्टी की सरकारें थी 1977 में, वहाँ पर भी देखने को मिला था राष्ट्रपति शासन के माध्यम से। इवन आपने देखा कि जैसे जनता पार्टी की सरकार हटी, उसके बाद से केंद्र में जैसे कांग्रेस की सरकार आई थी, अलग अलग राज्यों में, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर कैसे कंट्रोवर्सी, तो ये कंट्रोवर्सी पहले से ही चलती आ रही है, ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक है। लेकिन फिर भी चूंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति का तरीका है, अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, निर्वाचन तो होता नहीं है उनका। अगर निर्वाचन अगर होता तो निर्वाचन होने में भी फिर टसल है कि अगर राज्यपाल का निर्वाचन हो रहा है और उसी मद में मुख्यमंत्री का भी निर्वाचन हो रहा है, तो फिर टसल हो जाएगा दोनों की शक्तियों का। तो इसके लिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल का, केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति कोई भी काम जो करते हैं वो किनके सिफारिश पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ठीक है, यानी केंद्र सरकार के। तो उनके बिहाफ, यानी उनके जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर दिया, इस फला व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है, और उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, बस यही इसका काम है,
बस वह भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है और कोई योग्यता मेंशन नहीं है। हाँ, बाद में एक और योग्यता उसमें जोड़ा गया कि उस राज्य के राज्यपाल नहीं होंगे जिस राज्य में उनका निवास है, यानी जिस राज्य के वो निवासी हैं उस राज्य में उनको राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा, बाकी अनदर जो स्टेट है वहां पे किया जा सकता है। इसके बाद आपने देखा 7वां संवैधानिक संशोधन भी आया, जिसके तहत कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया है। बाकी हटाने का प्रोसेस और रिमूवल जो प्रोसेस आप देखेंगे तो रिमूवल का प्रोसेस भी कोई जो है स्पष्ट नहीं है, यानी ना ही उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और ना ही कोई ऐसा प्रोसेस है महाभियोग से जिसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट आता है, ठीक वैसे कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। जब चाहे तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर तो राज्यपाल रहते हैं। इसीलिए कभी कभी आरोप लगता है कि जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आलोचना का पक्ष। लेकिन जो राज्यपाल होता है, एक तो हो गया आलोचना जो आपने देखा। इस तरह से अगर देखा जाए पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में है कि राज्यपाल ये क्या है, जैसे केंद्र में संविधान का मुखिया, जो संवैधानिक जो तंत्र है उसका मुखिया राष्ट्रपति होता है, ठीक राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल होता है। उसका देख रेख करने वाला कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। ठीक वैसे ही होता है, बशर्ते वहाँ यहाँ पे जो नियुक्ति का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि उनको राष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता है बल्कि निर्वाचन होता है उनका, इनमें नियुक्ति होती है केंद्र सरकार के कहने पर। तो ये टसल थोड़ा सा आ जाता है। अब ऐसा है कि क्या राज्यपाल के पद को ही हटा दिया जाए, तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल के पद को हटा दिया जाएगा तो फिर जो विधेयक पारित होंगे, पहला पॉइंट वो कहाँ जाएगा, कौन उस पर सहमति देगा या सहमति नहीं देगा। दूसरा पॉइंट कि अगर विधेयक पास हो जाता है विधानमंडल के द्वारा, उसके बाद से फिर उसका क्या होगा, कैसे आरक्षित रखा जाएगा राष्ट्रपति के लिए। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि तब वहाँ की कार्यपालिका ही जो है वो अपना व्यापक रूप लेकर जो है पॉलिसी मेकिंग करना शुरू कर दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ही हाथ में लेकर क्या करना शुरू कर दे, पॉलिसी मेकिंग करना शुरू कर दे, या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाके करना शुरू कर दे। तो उसके देख रेख के लिए आपने देखा होगा कि राज्यपाल जो वहाँ पे होते हैं उनका ये भी दायित्व होता है कि उस राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की क्या कंडीशन है। इवन ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि राज्यपाल जहाँ पे होते हैं उस राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन को भी बताने का काम करते हैं प्रेसिडेंट को, यानी वह राज्य संवैधानिक तंत्रों के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह भी देख रेख करने का काम किसका है, राज्यपाल का है। और केंद्र सरकार भी कोई अगर कोई, जैसे अब आपने तमिलनाडु में देखा था और भी अलग अलग राज्य हैं, तो वहाँ पे केंद्र सरकार निर्देश देती है तो फिर वहाँ पे दिक्कतें होंगी। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो इससे हम कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है, यानी समाप्त करना अच्छी बात नहीं है, रेगुलेट करना अच्छी बात है। अब बात मेन मुद्दा पर आते हैं हम लोग कि यहाँ से एक उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो जैसे आपने देखा साउथ स्टेट के साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, लगभग अधिकतर स्टेट, वहाँ पे जो विधेयक आता था राज्यों के द्वारा पारित करके, इवन 2-2 साल से 3-3 साल से विधेयक जो है राज्यपाल के पास वैसे पड़े हुए हैं, 11-11, 12-12, 13-13 विधेयक वैसे के पड़े पेंडिंग में पड़े हुए, ना ही उस पर सहमति मिली, ना ही असहमति मिली, और ना ही उनको खारिज किया गया, और ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया, और ना ही प्रेसिडेंट के पास भेजा गया। तो इससे क्या होता है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार अगर कोई पॉलिसी मेकिंग करना चाह रही है, कोई लॉ मेकिंग करना चाह रही है, अच्छा राज्य सरकार लॉ मेकिंग किस पे करेगी, स्टेट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी पे करेगी। संघ के जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट है, उस पर तो लॉ मेकिंग कर नहीं सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके लिए चुनकर वो आई है, जिसके लिए जनता उसको चुनकर लाई है, उस जनता के लिए जो लॉ मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग का काम है, उसमें अवरुद्ध हो रहा है। और अवरुद्ध होने के कारण क्या है, एक एक बिल, एक एक विधेयक 2-2 साल 3-3 साल पेंडिंग रह जाने का, और पूरा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अब उसमें डेवलपमेंट कैसे होगा, मानव विकास कैसे होगा, यहाँ पे टसल है। अब यही सारे मामले जो है, जो अधिकतर जो साउथ इंडिया स्टेट के जो राज्य हैं वो चले गए सर्वोच्च न्यायालय में। तमिलनाडु के जो है वहाँ के मुख्यमंत्री वो भी गए। जब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, तो याचिका इसमें जब डाला गया सर्वोच्च न्यायालय में, तो हाल ही में आपने देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो राज्यपाल हैं अधिकतम 1 माह राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर रखना है तो 3 माह, इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। इतना ही टाइम में उनको क्या करना पड़ेगा, सहमति देना है, सहमति न देना है, डिसीजन लेना पड़ेगा।
हालांकि संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, विधायिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा कहीं भी संशोधन करके मेंशन नहीं किया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइंस था, और गाइडलाइंस ही नहीं बल्कि आदेश था। गाइडलाइंस तब कहा जाता है जब गाइडलाइंस की तरह होता है, वो तो आदेश था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि हाँ अगर ये नहीं दे रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये इलीगल है, इसका मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। अब बात आती है क्या कि जो उपराष्ट्रपति हैं, अभी आपने हाल ही में सुना होगा, उन्होंने कहा कि जैसे राज्यसभा में उन्होंने बोला है कि जो आर्टिकल 142 के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत जो न्यायपालिका के पास जो सो मोटो की शक्ति दी गई है, वो एक परमाणु हथियार की तरह काम कर रही है। वो परमाणु हथियार की तरह काम कर रही है। और परमाणु हथियार की तरह कैसे काम कर रही है कि किसी भी मामले पे वो सो मोटो ले ले रहा है। जैसे एग्जीक्यूटिव की मामलों में भी हुआ, यानी कार्यपालिका के मामलों में भी, विधायिका के मामलों में भी। इसका मतलब ये हुआ कि साफ साफ जाहिर है कि जुडिशरी जो है वह इंटरेस्ट ले रही है कार्यपालिका के कार्यों में, या दखल अंदाजी कर रही है किसमें, या इंटरफेयर कर रही है किसमें, कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनमें। और जब कार्यपालिका के कार्य में दखल अंदाजी कर रही है, तो कार्यपालिका भी क्या करेगी, वैसे इंटरफेयर करेगी न्यायपालिका के कार्यों में। तो यहां से फिर टसल क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां पे ऐसा साफ साफ लिखा हो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को बंटवारा है? ये भी है। किसमें है? तो आर्टिकल 50 आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी का, उसमें साफ साफ लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, सबका अलग अलग क्षेत्र बंधा हुआ है, यानी कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती न्यायपालिका। इवन तो न्यायपालिका अब स्पीकर के पास तक चली गई, स्पीकर के पद के बारे में, या उसमें कोई विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं, उसकी न्यायिक समीक्षा तक की जो है पहुंच जो है न्यायपालिका का हो गया। तो कार्यपालिका भी अब हस्तक्षेप करेगी। इवन उन्होंने यही कहा, और एक चीज कहा उपराष्ट्रपति ने, कि जो न्यायपालिका है वह राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है, आर्डर नहीं दे सकती है। रियल बात है, संविधान में कहीं तो मेंशन नहीं है। आर्टिकल 143 के तहत यह मेंशन है कि राष्ट्रपति अगर किसी मुख्य बिंदु पे अगर वह सलाह लेना चाहें तो विधिक सलाह ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश से। लेकिन वह जो इसमें एडवाइस देंगे, जो सलाह देंगे, वह राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्य नहीं है। आदेश देना तो कहीं नहीं लिखा गया है। तो ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी चल रही है, आगे देखिए क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या पॉइंट है इसमें, और वो देखते हैं। तो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 की आलोचना करते हुए लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताया था आर्टिकल 142 को। अभी मैंने बताया भी, क्योंकि ये सो मोटो है, इसमें ये आर्टिकल 142 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका जो है, किसी भी मामले को ऑटोमेटिक सुनवाई लेके कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग अभी हाल ही में किया गया था, जो राम मंदिर की जो सुनवाई की गई थी अयोध्या वाले मामले में, यह आर्टिकल 142 के तहत ही की गई थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक नया मामला अभी और आ रहा है, अभी जो है 53वें जो है न्यायाधीश नियुक्त होने वाले हैं अभी। तो उनको, या उनका, हालांकि उनका कार्यकाल बहुत कम होने वाला है, कम समय का है, लेकिन अभी लगभग नियुक्ति होने वाली है उनकी, तो उनको याद रख लीजिएगा उनका नाम थोड़ा सा। तो मुख्य रूप से, और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 145(3). 145(3) में कहा गया है कि कोई भी सुनवाई अगर होगी तो उसमें मिनिमम जजों की संख्या कितनी होगी, 5 जजों का बैच मिनिमम होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 145(3) में कहा गया है। ठीक, तो ये न्यूज में था। इवन मैंने बता रहा था जो कन्फ्लिक्ट है, तो क्या कन्फ्लिक्ट को मतलब सुलझाने के लिए कोई संविधान में तंत्र है, तो बिल्कुल है। डीपीएसपी में आपने देखा होगा कि आर्टिकल भाग 4 में डीपीएसपी के आर्टिकल 50 में लिखा गया है क्या, कि कार्यपालिका के कार्यों को और न्यायपालिका के कार्यों से क्या करना है, अलग करना है। ये किस में लिखा गया, अनुच्छेद 50 में लिखा गया है। तो मामला आपको समझ में आ गया। बाकी जो सारी चीजें हैं जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या फिर से उनको हटाने से रिलेटेड, ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो और लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 142 क्या है, मैंने पहले ही बताया कि सो मोटो लेके किसी भी मामले पर क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। यही क्या है, आर्टिकल 142 है। ठीक है, एक इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है आर्टिकल 142, यही इसीलिए तो कहा जा रहा है, अभी उपराष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि यह परमाणु हथियार की तरह है। ठीक है, तो ये सारी चीजें है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 142 जब चर्चा में है तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आर्टिकल 142 से के संदर्भ में। ठीक है, तो आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय से संबंधित भी है। पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस अगर पूछा जाए किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 142 से रिलेटेड है। ठीक, तो यह कौन सा मामला था,
मुख्य इसका पृष्ठभूमि क्या था मैंने पहले ही बता दिया, और मुख्य पृष्ठभूमि इसका यही रहा जब गवर्नर से लेके रिलेटेड ये केसेस गई और न्यायपालिका ने उस पर, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया उससे रिलेटेड है। हालांकि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड भी अभी मामला गया है, उसमें भी जवाब मांगा गया है सरकार से, देखते हैं आगे और क्या होता है। लेकिन ये बहुत गर्म मुद्दा है और बिल्कुल ये बना हुआ है कई 3 4 5 मामले से, इसलिए यहाँ इस वर्ष जो है आना संभव है, खासकर मेंस में तो जरूर आएगा, जो जुडिशरी ओवररीच वाला जो होता है कंसेप्ट वहाँ से जरूर आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।